तो चलिए बच्चों, आज के हम लोग क्लास में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको पूरा तरह से आज हम लोग खत्म करेंगे और इसको अच्छे तरीका से समझेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह केमिस्ट्री का क्या है, पहला चैप्टर है और ये चैप्टर को अगर हम लोग अच्छे तरीका से सीख लेते हैं तो बाकी जितना अध्याय आएगा उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इस चैप्टर पर अगर हम लोग अच्छे तरीका से कमांड कर लेंगे तो बाकी जितना चैप्टर है सब पे क्या हो जाएगा, सीखना आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को सीखने से पहले परिवर्तन के बारे में जानेंगे। परिवर्तन मतलब चेंजेज होता है। आप लोग अगर देखेंगे परिवर्तन मतलब क्या होला, चेंज। हाँ, जैसे मान लो कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चीज, अब आप लोग परिवर्तन कुछ समझ सकते हैं क्या क्या होता है। जैसे लोहा है, उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है ना। हाँ, कुछ फल है जो क्या हो जाता है, पकने लगता है। भोजन का पचना, अगर हम लोग सुबह में चावल मान लीजिए बना रहे हैं तो चावल क्या होता है, उसको बॉयल कर देते हैं तो चावल का पकना भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो बहुत प्रकार के आप लोग को परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा परिवर्तन है जो चेंज होने के बाद क्या हो जाता है, अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है और कुछ ऐसा परिवर्तन है जो चेंज होने के बाद पूर्व अवस्था में नहीं आता है। पूर्व मतलब पहले की अवस्था में। तो इसी को हम लोग बच्चों परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। परिवर्तन को प्रकार का होता है। हाँ, परिवर्तन को अभी हम लोग दो भाग में बांटेंगे। लिख लीजिए, परिवर्तन दो प्रकार के, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चों होगा भौतिक परिवर्तन। एक क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होगा और दूसरा का क्या होगा, वेरी गुड, दूसरा का हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। चलो देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि केवल इसका फिजिकल पार्ट चेंज होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, एगो मान लो कि कागज ले लिए, ठीक है ना, कागज को पीछे से क्या कर देंगे, फाड़ देंगे। तो ये बताओ कैसा परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन होगा। अब कहोगे कि कैसे, तो कागज जो है अगर हम लोग उसको सटा दिए तो ठीक है, अगर चाहते हैं कि पहले के जैसा हो जाए तो उसको कबाड़ी में बेच देंगे, फिर हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, फिर उससे नया पेज बनेगा, बन गया। अगर हम कागज को मोड़ देंगे ऐसे पूरा चपोत के चमोर मोड़ के फेंक देंगे, अब बताओ उसको क्या करेंगे, कागज को फिर लेंगे, उसको सीधा कर लेंगे। अब चाहते हो कि फिर मतलब पहले जैसा उस पर कोई लाइन नहीं रहे तो फिर बताओ क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आयरन को गर्म करके उस पर एक बार घुमा देंगे, सीधा हो जाएगा। ज्यादा देर तक घुमाएंगे वो जल जाएगा। तो जो इस प्रकार के परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा, वही कागज को अगर हम लोग सलाई का माचिस जो होता है उसे जला देते हैं या किसी चीज से हम लोग जला देते हैं, कोई उपकरण से, अब बताओ क्या हो जाएगा कागज में, है वो जल जाएगा ना, जल के क्या बनेगा, राख बन जाएगा। अब बताइए राख को कौन विधि है जो से कागज बनाया जा सकता है, शिवांश राख से कागज बनता है, नहीं बनता, उसको पता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए कि लोहा है, लोहा में जंग लग गया, अब बताओ कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लोहा में बच्चों जंग लगना, लोहा में जंग लगना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कागज को जलाना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का बच्चों पचना क्या हो जाएगा, भोजन का पचना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और मैं आप लोग को लिखवा दूं, दूध से दही का बनना क्या हो जाएगा, हाँ, दूध से दही का बनना। ये मैं आप लोग को बता रहा हूं तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, दूध से दही बना, और ये आप लोग की किताब में भी लिखा हुआ है। अच्छा से बुझा गया। चलो अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन जो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, जैसे कागज को मोड़ना क्या हो जाएगा, बोलिए तो, हाँ। अब पानी से बच्चों क्या करेंगे बताइए तो, पानी से बर्फ बनाना, बर्फ का
बनना। अब पानी से अगर बर्फ मान लीजिए बन गया तो फिर बताओ क्या होगा? बर्फ से पानी ना बन जाएगा? अरे बर्फ से पानी बन गया है तो बर्फों को क्या कर देंगे, सॉरी पानी से बर्फ बन गया है तो बर्फ को हम लोग ऐसे खुले जगह पर या थोड़ा सा घाम में रख देंगे, धूप में, तो तुरंत ले क्या हो जाएगा? तुरंत लो पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें अवस्था परिवर्तन के कारण ये अपने पूर्व अवस्था में आ सकता है। बच्चों एक और है, मोमबत्ती का पिघलना। अगर हम लोग मोमबत्ती का पिघलना देखेंगे तो भौतिक परिवर्तन, यहीं पर अगर हम लोग लिख देंगे कि मोमबत्ती का, बताओ क्या लिखेंगे? मोमबत्ती का जलना। अगर मोमबत्ती का जलना लिख दिए तो जलेगा तो उसका कुछ भाग अवशोषित होकर के जल जाएगा, ठीक है ना, और उसमें एक बाती रहता है बिचवा में रुआ जैसा, ठीक है ना, हाँ, तो वो जल के तो वो तो राख बन जाएगा। तो बताइए मोमबत्ती का पिघलना अगर कहेगा तो उसको कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। यही कहेगा मोमबत्ती का जलना। आप बोलिए कौन परिवर्तन? चलो ये आप लोग अच्छे से परिवर्तन बुझा गया। तो देखिए जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है बच्चों, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जो हम लोग को पढ़ना है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन किसको कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे आसान डिफिनेशन है। चलिए फिर भी हम लोग एक डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, हम लोग किसको कहेंगे बताइए? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जब कोई पदार्थ, बच्चों क्या रहेगा बताइए? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जैसे क्या है, ये है, हम लोग लिख दिया हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन प्लस, अब बताओ तो ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O लिखा जा सकता है? नहीं, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे। ज्यादातर गैस हमेशा आणविक फॉर्म में रहता है, मतलब अणु के रूप में। अणु किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु के मतलब मिलने से जो चीज बनता है उसको क्या कहते हैं? अणु। तो इसमें कम से कम 2 ऑक्सीजन के परमाणु रहने चाहिए। ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा, ठीक है ना। माने किसी ना किसी अपने से चाहे किसी दूसरे तत्व से रिएक्शन करके ये एक यौगिक या अणु बना करके रखेगा। तो H2 प्लस O2, बताओ क्या बनेगा? H2। तो हमने क्या बताया है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, जैसे देखिए तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। और ये नहीं कह रहा है ना कि क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन एक विस्फोटक है, मतलब अगर हाइड्रोजन में थोड़ा सा सलाई बार देंगे तो पूरा क्या करेगा? जला देगा। ऑक्सीजन जहां नहीं रहेगा वहां पर माने हाँ, जो जलने वाला काम है होगा ही नहीं। जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसे क्या लगेगा? आगे में ना लगेगा। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? जल। और जल बताओ क्या करता है? आग को बुझाता है। तो ये दोनों आग लगा रहा है, क्या कर रहा है? आग बुझा रहा है। तो इसका गुण देखिए तो बिल्कुल भिन्न हो गया कि नहीं?
तो जब कोई पदार्थ अकेले, अब अकेले वाला कैसे हम लोग कह सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए CaCO3 है, ये बच्चों इसका नाम जानते हो क्या है? इसका 3 गो 4 गो नाम है, बोलो। इसका खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, ये ढेर चीज का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो CaCO3 को जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम, अगर हम इसको पानी में मान लीजिए घोल दिए, ये चूना पत्थर है, अगर इसको हम लोग क्या कर देंगे, पानी में घोल देंगे, तो बताइए क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो देखिए, तो ये अकेले पदार्थ क्या कर दिया, रिएक्शन करके और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल देते हैं, ये कली चूना है जो हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं ना पेंट करने के लिए घर है, तो यही रहता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH, Ag2 लगेगा प्लस, इसमें से और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, CaCO3, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अभी आप लोग को मैं बता रहा हूं, देखिए, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो खौलने लगता है। आप लोग चूना कभी पानी में डाल करके देखे होंगे, इसको बच्चों हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और ये क्या है, कली चूना, याद कर लेना। कली चूना क्या आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा है कि कली चूना का सूत्र कौन है, कली चूना, तो कली चूना कौन है, CaO, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, देखो बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें मेन चीज है, देखो क्या, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। इसको बताइए तो क्या बोलते हैं, प्रतिफल, इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो अभिकारक का अगर आ जाएगा डिफिनेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल किसको कहते हैं, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक का भी डिफिनेशन है और प्रतिफल का भी डिफिनेशन यहाँ पर लिखना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। चलो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, इसको हम दूसरे पेज पर लेकर के चलते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभिकारक, अभिकारक लिखेंगे इसका डिफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसमें एक हम बच्चों नोट लिखेंगे, है ना, नोट क्या लिखेंगे, अभिकारक को हमेशा तीर ऐसा रहता है ना, अभिकारक को हमेशा तीर के बाईं ओर, कहाँ लिखा जाता है, हाँ, बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। चलो अब आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है, तो तीर के बाएं तरफ की दाएं तरफ, चलिए ठीक है। अब आप लोग बताइएगा H2 प्लस Cl2 एरो हम लोग बना दिए यहाँ पर HCl, और ये बच्चों 2HCl हम लोग बनाएंगे। चलिए 2HCl लाइन कट गया ना, क्या है तेज धीरे हो रहा है। देखो H2 प्लस Cl2 एरो क्या हो रहा है, 2HCl। जरा आप लोग सोचिए, अगर मैं पूछूंगा इसमें कि बताओ इसमें अभिकारक कौन है, हाँ, H2 प्लस Cl2, ये पूरा को हम लोग बच्चों अभिकारक कहेंगे, यह पूरा अभिकारक है। चलो अब मैं पूछूंगा प्रतिफल कौन है,
तो यह प्रतिफल है, यह प्रतिफल है। आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे ना कि अभिकारक किसको कहेंगे, प्रतिफल किसको कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल का डिफिनेशन आप लोग को लिखने के लिए आ जाए तो ऊपर थोड़ा सा करके और प्रतिफल का भी यहाँ पर लिख लिया जाए। प्रतिफल, प्रतिफल हम किसको कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल। या इसको हम लोग उत्पाद के नाम से भी जानते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया। अभिकारक और प्रतिफल में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलो शिवांश बोलो तो प्रतिफल को किधर लिखा जाता है। चलो तुम जल्दी जनवरी फरवरी लिख के दिखाओ, है ना, तो उसमें चल जाओ, रमेश सर पढ़ा देंगे। देखो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग को विशेषता जानना कि आखिर कब समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो चलिए अब सबसे पहले अब हम लोग यही उदाहरण रखेंगे। उसको तो नहीं कर देना तो रमेश सर, हाँ उसको देखना, वो एल्युमिनियम छुए तो हाथ जल सकता है। प्लास्टिक का छूना है वो तो खिड़की कोने कोने छोड़ दे, पूरा बैठा। यही चलते मैथ पढ़ल का बा जरूरी। मैथ के कहाँ काम बा ये सब में। अब जानता हो डायमेंशन जोन होला ओकर का होला, लंबाई ज्यादा होला। अगर ऐसे सीधे सीधे ना रहे तो कैसे करबो, कोने कोने रख दे। चल देखो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता एगो आप लोग तनी मान लो, बेसिक सलाई नहीं रखे हैं ना तो दिखाते हैं। एगो मान लो हम पेपर को जला रहे हैं तो पेपर जलाओ जी तो क्या हुई बोला, है पेपर जल जाएगा, राख बन जाएगा ना। तो चलो पेपर जला दो, राख बना दो। अब जब पेपरवा जल रहा है तो कुछ कुछ होता है, क्या होता है, सबसे पहले उसमें से प्रकाश उत्पन्न होगा ना, हो प्रकाश निकली, चला उसमें से गैस की उत्पत्ति होगा, गैस, अरे गैस नहीं निकलेगा, प्रकाश। अच्छा बताओ तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा भी उत्पन्न होगा। अब ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा अभिक्रिया करवाएंगे तो कुछ में ऐसा अभिक्रिया मतलब होता है जिसमें रंग भी परिवर्तन होता है, और इसमें भी रंग परिवर्तन होगा। पेपर रहेगा व्हाइट कलर के, जल के कैसा हो जाएगा, राख करिया ना। कुछ ऐसा अभिक्रिया होगा जिसमें रंग परिवर्तन होगा, कुछ के अवस्था में परिवर्तन होगा बच्चों, कुछ में अवक्षेप का निर्माण होगा, कुछ में क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे कि यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और सबको अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बताओ तो, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो समझिए कि उस समय गैस की उत्पत्ति हाँ होगा। तो समझ जाएंगे ना कि यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। कैसे हम लोग समझेंगे तो देखो आसान है इसको समझना। बैटरी में जो रहता है ना पानी, उसका नाम जानते हो क्या है, उसका नाम है H2SO4। अंग्रेजी में सॉरी अंग्रेजी नहीं, इसको सूत्र में हम लोग H2SO4 लिखेंगे और इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये तनु रहता है, तनु मतलब टूटा हुआ। तो ये चला देखा H2SO4 में अगर हम लोग कौनो धातु डालेंगे, धातु मतलब कौनो, चाहे एल्यूमिनियम डाल दो, तांबा डाल दो, लोहा डाल दो, कुछ तो हम लोग एल्यूमिनियम डाल देंगे आसानी से, चाहे जस्ता डाल दो, जिंक। अब कहोगे जिंक कहाँ होता है, तो जिंक के कटोरा देख लो लो क्या करो जला है। तो चलो भीख मांगो जो कटोरा बा
ओकरा में से तनी से तुड़ ल, अब बैटरी में से पानी निकाल, आ दोनों के क्या करेंगे, एगो शीशा के बोतल में डाल देंगे। लेकिन हई देखना तो खतरनाक होता है, बैटरी वाला उतना खतरनाक नहीं होता है। ये दो प्रकार का होता है, वो सांद्र है, वो तनु। अगर सांद्र मान लो मिल गया तो क्या हो सकता है, अगर कहीं टच कर गया तो जी का मांस पूरा गला देगा। कभी को फिल्म में देखा होगा कि एसिड अटैक होता है, तो यही रहता है H2SO4, बहुत डेंजर है। और उसके बाद क्या है, अगर इसमें हम लोग जेडेन डाल देते हैं, जिंक, तो ये देखिए अभिक्रिया करता है। जिंक जो है सल्फेट से अभिक्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और चराई बना देगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाकी बाहर कर देता है, और यही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगता है। अब उस बोतल में जो हवा निकल रहा है, माने गैस निकल रहा है, उसमें एक बैलून लगा देंगे, तो बैलून में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और उसको मुंह बंद करके, उसका मुंह बांध के धागा से छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और वह मेला में बेचाता है। तो बताओ, तो जो बैलून रहता है ऊपर उड़ने वाला, उसमें कौन गैस रहता है, हाइड्रोजन, ना तो हीलियम। का इसका हाइड्रोजन जो होता है, इसका परमाणु भार सबसे कम 1 होता है, और चला हीलियम का कितना होता है, हीलियम का 4 होता है परमाणु भार। परमाणु संख्या 2 तो परमाणु भार 4, तो परमाणु भार 4 होता है, इसका सबसे कम है ना। अब आप लोग को पता होगा कि वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 16, 15.99। तो इसका परमाणु भार ऑक्सीजन तो ज्यादा ही ना है, तो जो हल्का रहेगा क्या हो जाएगा, ऊपर छताई चलेगा, तो ये ऊपर चल जाता है। ये चलते जो बैलून में हम हाइड्रोजन चाहे हीलियम गैस भरेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, उड़ जाएगा। और इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया है, मैं आप लोग को बताया था। अगर मेला में बेचा रहा है तो उस पर क्या कर दिया गया है, रोक। अगर कोई बेच रहा है, अगर उसको चाहेगा पुलिस तो पकड़ सकता है, क्योंकि अगर वो मान लीजिए कि आग के संपर्क में आएगा और उसमें कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस, अच्छा हीलियम, वो दोनों जैसे ही है, आग के संपर्क में आएगा, एक बार विस्फोट कर जाएगा, जिसके कारण वहां के लोग क्या हो जा सकते हैं, जल सकते हैं। तो समझ लो इतना खतरनाक है। तो गैस की उत्पत्ति आप लोग को समझ में आ गया। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें गैस क्या उत्सर्जन होता है, जैसे जब हम किसी धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये आप लोग अम्ल क्षार लवण में भी पढ़ेंगे कि धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ये बच्चों लवण है, ठीक है। ये बताइए तो क्या है, अम्ल है, जिसके बारे में आगे आप लोग को जानना है। तो बताओ, तो गैस की उत्पत्ति आप लोग समझ गए कि नहीं, गैस की उत्पत्ति में क्या होगा, फिर से एक बार देख लीजिए जाए। गैस की उत्पत्ति में क्या होता है, तो जब हम किसी अम्ल से धातु को, चाहे कौनो धातु हो, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जैसे एगो देख लो, और Al हो गया और इसमें HCl डाल दो, क्या दिक्कत है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा चला तो Al और Cl3 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होना ही होना है, क्योंकि HCl क्या है, अम्ल, और अम्ल को जब धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अच्छा से बुझा गया। कोई भी धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। एक बुझा गया कि ना। चलो अब देखो दूसरा का, दूसरा का क्या है, प्रकाश की उत्पत्ति। प्रकाश की उत्पत्ति, अच्छा प्रकाश की उत्पत्ति खातिर उदाहरण अब हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो एक तो तू लोग हम आसान उदाहरण बता दिए हैं कि कागज के जरा दो, तो एक और उदाहरण बता रहे हैं। पटाखा तू लोग देखा है ना, तो उसका जो जिसमें सलाई बारते हैं उसका नाम है मैग्नीशियम, उसमें मतलब रिबन रहता है और उसमें कुछ कुछ मिला रहता है, तो उसमें चला मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम जो है बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, MgO, ये व्हाइट कलर का बनाता है इस प्रकार से। तो ये जब जलता है ना तो थोड़ा सा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो पटाखा हम लोग जलाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, जब वो जलता है तो इससे प्रकाश में लाइट उत्पन्न होता है और उजला कलर का रहता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये राख कलर माने राख होता है, और इसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो प्रकाश हम लिखेंगे नहीं, प्रकाश आप लोग समझिए, प्रकाश की उत्पत्ति होगा, समझ गए कि नहीं। प्रकाश हम लोग साइड में चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। तो अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया। चलो उष्मा की उत्पत्ति, उष्मा की उत्पत्ति वाला आप तुम लोग को समझा रहे हैं। देखो तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, उष्मा की
उत्पत्ति। देखो जी, ऊष्मा की उत्पत्ति में क्या करेंगे, तो वही आप लोग को मैंने बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड देखा है लोग ना, चूना, अरे पेंट कर से पहले जो रहता है, ऊष्मा की उत्पत्ति, ताप में परिवर्तन। चलो देखो इसमें लिखे जाने कहाँ लिखा है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग क्या करेंगे, जल में डालेंगे, कली चूना को जल में डालेंगे तो क्या करेगा, अच्छा ऊष्मा की उत्पत्ति हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक तो है, CaO प्लस H2O जल में जब डालेंगे तो क्या बनेगा बताइए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगा, क्या होगा जी, ऊष्मा। और पीछे मैंने लिखा था हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। अगर हम बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन है ही नहीं तो कार्बन, देखो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O से विक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद ऊष्मा इसमें से निकलेगा, चूना जो रहता है पानी में डाल देंगे तो क्या होने लगता है, खौलने लगता है ना, तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब एक वो और तू लोग बता रहे हैं, ये ऊष्मा की उत्पत्ति चाहे ताप में परिवर्तन हो, हम लोग कह सकते हैं कि ताप में परिवर्तन होगा। तारा कैसे पता रहा क्लास चला था, बादल तो खुदे नहीं रहे सुबह, तारा बादल कैसे पता चल गया, सुबह रहा, अरे भाई सर देखा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग H2O से अभिक्रिया कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब देखा एगो और अभिक्रिया बा, N मतलब क्या होता है, N मतलब नाइट्रोजन, इसमें कहाँ कहाँ लिखो किया है, चलो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन करवा के क्या करेंगे, NO2 बना दे, इस प्लाटी ऊष्मा रहेगा इसमें, और जब ये रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनाएगा, NaNO2। तो देखिए ये जो अभिक्रिया होगा इसमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा, हाँ इसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी, समझ गए, इसको क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी। तो यहाँ पर हम लोग ऊष्मा की उत्पत्ति की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ताप में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। एक और है जिसे हम लोग ग्लूकोज खा रहे हैं, ग्लूकोज जीभ पर रखते हैं तो तन ठंडक जैसा महसूस होता है ना, चाहे थी ग्लूकोन डी रहता है, ग्लूकोन डी, चाहे औरों को बताते क्या है, क्या नाम है, इनो रखेंगे तो कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा। हाँ यूरिया पानी में रख के हाथ पर रख के देखना लोग, यूरिया जो खाद होता है ना, रख के आता है, पानी डालेंगे ना तो एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। तो बताओ जब ठंडा लगने लगेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी, और जब गर्म लगने लगेगा तो ऊष्मा क्षेपी। चूना लेके आओ, तो पानी डाल के देखिए हाथ पे, क्या होगा लगी, गर्म लगे लगी, ज्यादा देर तक मत रखिए, हाथ जर जाए। चलो देखा रासायनिक समीकरण, अब हम लोग कहाँ चल दिए, तो रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेत और सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलो, रासायनिक समीकरण। तो चलो यही अब बतिया लिख लिया जाए, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, है क्या पदार्थ, अच्छा पदार्थ लिख देंगे। चलो देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं पदार्थ के संकेतों एवं सूत्र की सहायता से, पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों के रूप में
संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखेंगे तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो, जैसे देख लो, संकेतों एवं सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे हम लोग उदाहरण लिखेंगे एक, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। ये बताओ हमने क्या लिखा? रासायनिक, क्या लिखते हैं बोलो? रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, कैसे जान जीवो कि रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसको हम लोग शब्द में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शब्द में। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जल बनता है। अब इसी को आप देखो संकेत में कैसे लिखेंगे। तो ये चला, हम लिख दिए हाइड्रोजन। क्या लिख दिए? हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखेंगे? H2 प्लस, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में जला रहे हैं मतलब O2 रहेगा। तो बताओ इससे क्या बनेगा? हाँ, जल बनेगा। जल, जल बना दिए ना। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो जल बनता है। अच्छा बताओ, तो ये पूरा इतना चीज था, उसको हमने क्या लिख दिया? ये संकेत एवं सूत्र के रूप में। इसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। याद रहेगा? बताओ तो क्या बताएं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। ना बुझा गया? और तो संतुलित करना भी सिखाएंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। चलो जी, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। सबसे देखो, पहले एक नंबर में हम लोग क्या करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए? तो अभिकारक के हम लोग क्या लिखते हैं? अभिकारक के संकेत के, अभिकारक को लिखे, यहाँ पर के की जगह पर को लिख दीजिए। अभिकारक को हम लोग क्या करते हैं? अभिकारक को संकेत के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अभिकारक को संकेत के रूप में लिखते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे? H2। दूसरा का काम क्या है? दो अभिकारकों के बीच, दो अभिकारकों के बीच, दो अभिकारकों के बीच प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं धन चिन्ह। धन चिन्ह, धन चिन्ह कैसे लिखाता है? ऐसे ना, धन चिन्ह लिखते हैं, लिखते हैं। दो अभिकारकों के बीच में क्या करते हैं? धन चिन्ह लिखते हैं। तीसरा का काम लिखो, उत्पादों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखते हैं। सूत्रों के रूप में लिखते हैं। अच्छा बताइए, तो क्या करेंगे अब? ये साइड का तो काम हो गया। वो साइड क्या करेंगे? जो उत्पाद है उसको भी संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं कि अभिकारक को संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखते हैं। अच्छा से बुझा गया ये वाला? अब देखो, तीसरा का काम हो गया। चौथा एगो लिख लीजिए, उत्पादों के बीच, उत्पादों के बीच क्या करते हैं? धन चिन्ह, धन चिन्ह। जब मान लो कि दो गो उत्पाद बन रहा है तो उसके बीच में क्या रखेंगे? धन चिन्ह, धन चिन्ह लिखते हैं। उत्पादों के बीच में धन चिन्ह लिखते हैं। उत्पादों के बीच में धन चिन्ह लिखते हैं। लास्ट लिख लीजिए पांचवा, हाँ, अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच
अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच क्या करते हैं? हाँ, तीर का निशान, तीर का निशान, तीर का निशान ऐसे, ठीक है ना, बाएं से दाएं की तरफ तीर का निशान लिखते हैं, लिखते हैं। चलो आप लोग ये सब चीज तरीका जान लीजिए। अब मैं इसका एक उदाहरण बता रहा हूं जिससे ये क्लियर हो सके। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग बच्चों लिखेंगे एफ ई, ये क्या है? एफ ई। चाहे कॉपर रख लीजिए, कॉपर। यहाँ पर लिखेंगे ZnSO4। कॉपर क्या है? एक तत्व है ना, इसको संकेत के रूप में लिखे। ये एक क्या है? यह एक यौगिक है। अब ये दोनों देखिए संकेत के रूप में और सूत्र के रूप में लिखे हैं, इसके बीच में हमने क्या लिख दिया? प्लस। तो ये जो है इस साइड, इसको अभिकारक बोलते हैं। तो बच्चों अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक को हम लोग संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखते हैं। दो अभिकारकों के बीच क्या लिखा जाता है? बोलो, धन चिन्ह। उसके बाद प्रतिफल जो बनता है तो CuZn को विस्थापित करके कॉपर सल्फेट बना देगा, अब प्लस Zn क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच में भी अगर दो आ जाएगा तत्व या यौगिक, तो उसके बीच में भी हम लोग धन आवेश लिखते हैं, यही ना लिखे हैं? उत्पादों के बीच धन चिन्ह लिखते हैं। उसके बाद अभिकारक एवं प्रतिफल, ये है अभिकारक और ये है प्रतिफल। ये बताइए तो क्या है? अभिकारक। और ये बताइए तो क्या है? प्रतिफल। तो अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच हम लोग क्या लिखते हैं? तीर का निशान लिखते हैं। तो ये आप लोग समझ गए किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अगर ये याद भी नहीं रहेगा तो हम लोग ये पता करके लिख सकते हैं। कैसे? बोलो, नहीं बुझाया क्या? चलो आगे देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? अभिकारक को संकेत के रूप में लिखते हैं। तो जो अभिकारक रहेगा संकेत, संकेत मतलब क्या होता है? छोटा रूप। अरे संकेत मतलब जिससे मतलब पता चल जाए कि हम ये लिखे हैं। तो ये क्या है? शिव। तो शिव से क्या पता चल रहा है? कॉपर। तो ये संकेत हो गया, ये सूत्र हो गया। तो संकेतों और सूत्र के रूप में इसको लिख देंगे। बच्चों दो अभिकारक के बीच हम लोग धन चिन्ह, तो दो अभिकारक के बीच में क्या लिखेंगे? धन चिन्ह। उसके बाद अब जो प्रतिफल बनेगा उसको भी संकेत के रूप में लिखेंगे, इसके बीच में भी धन चिन्ह। अब अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का निशान लिख देते हैं। तो आप लोग को ये लिखने आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार कौ प्रकार का होता है? बोलो, रासायनिक समीकरण कौ प्रकार के? कौन कौन? संतुलित और एगो असंतुलित। तो एगो बबुआ होता है संतुलित, पहले असंतुलित लिख लिया जाए। असंतुलित रासायनिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको एक और नाम से जानते हैं लोग? क्या? इसको बोलते हैं ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण, इसको एक और नाम से जानते हैं, ये नहीं पता है? इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। चलो एक और दूसरा का जो पार्ट है उसका नाम बोलो। हाँ, उसका नाम है संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। बहुत बढ़िया। चलो फिर तुम खड़ा कर। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, बैठो। अभी हमने के कहाँ तक लिख लिया? संतुलित और असंतुलित। पहले असंतुलित लिखवाए हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलो इसको लिख लिया जाए। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान न हो ना। जिस रासायनिक
समीकरण में, जिस रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो, समान माने बराबर, समान न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो याद कर लो, जिस रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे वो आसान को लिख लिया जाए, H2 प्लस Cl2, एरो क्या हो जाएगा? HCl। अब देखो तो है ना, हाइड्रोजन कौन है ना, कौन तो हाइड्रोजन बराबर नहीं है दोनों तरफ, इसको क्या कहेंगे? असंतुलित। अच्छा से बुझा गया? चलो एक और लिख लिया जाए, Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, ये चला रिएक्शन करके क्या बनाएगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताओ, इसमें मैग्नीशियम कौन है ना? मैग्नीशियम एगो है ना, हाइड्रोजन है ना, क्लोरीन है ना, क्लोरीन। तो कहीं कम बेसी है ना, तो जब कम बेसी रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित। इसको इधर कर देना, तन हिल जाए, वो मार काहे करा है, हम चल जाए शिवांश, उसको तो कई बार हम बोले, एक कल गुड इवनिंग बोला है, सबसे पहले यही गुड इवनिंग बोलता है, भागता है लाइव क्लास में। क्या बोलिए? चल देखो, Mg बा HCl से रिएक्शन करके क्या करेगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ए में तू लोग एक बात समझ में आया? बोलो, इसमें प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या तीर के दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, या ढांचा समीकरण, या कंकाली समीकरण कहेंगे। चलो बुझा दो कि ना? बोला दूसरा का। चलो अब हम लोग को क्या सीखना है? बहुत बढ़िया, दूसरा का पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक चलो करण देखा, चला सब ध्यान से। संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसको कहेंगे? तो जिसमें तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो? समान। जिस रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो न हो, समान नहीं, समान मतलब बराबर, समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो बताओ, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो जिस रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों तरफ समान हो। अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सब अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो ये सब याद हो जाएगा। और इसका कल हम लोग कौन टेस्ट? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और अम्ल क्षार लवण, कल नहीं, मतलब एक दिन रुक करके, और दूसरा का दिन हम लोग दोनों का टेस्ट दे देंगे, पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये अभी आप लोग को बुझाया कि ना? आज ही पूरा खत्म कर देना है। चलो अब तनी एक उदाहरण लिख लिया जाए। चला आसान, छोटी छोटी उदाहरण लेने से क्या होता है कि सब अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा?
जल, बार बार ये आप लोगों को तो पता है। हाइड्रोजन ने कौ है दूगो, है ने कौ है दूगो, ऑक्सीजन ने कौ दूगो, है ने एगो, तो यहाँ पर एको ना कह रहा है। अच्छा उसको तनी कौन दिखबो करता है, ऑक्सीजन कौ है दूगो, अब ए प्लस दूगो हो गया ना। हमेशा बताओ तो सुनो, ये हम लोग यहाँ पर दो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या लिखा था, इसका संयोजकता लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो बताओ कहाँ लिखे पड़ी, जगह लिखिए गुणांक में, कहाँ लिखेंगे गुणांक में, ये गलती मत करिए। तो चलो आप देखो हाइड्रोजन कौ गो है, दो दूनी के चार गो है ना, तो दुइयो गो है, तो दो से जी गुना कर देंगे, ये चार गो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित। और भारी भारी तुम लोग क्या संतुलित करके सिखाएंगे, जो ना से एग्जाम में अगर आ जाए तो ना छूटे ना। चलो अब हमारे लागत हुई कि तू लोग संतुलित रासायनिक समीकरण समझ बोला, किसको कहेंगे, तो जिस रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रट जाए पर, ये ना रट तो कैसे हो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तुमको कोई परेशान कर रहा है क्या शिवांश? हाँ शिवांश, तो आओ जगह एक दूसरे पढ़ा था, अब पढ़ा दो 1 क्लास में, बड़ा अभी 2 क्लास में, 1 क्लास में रहो तो तारा पे 0 लग जी, तो कौ क्लास हो है, 2 क्लास हो 10 क्लास में चल जी, और 10 क्लास के सब पढ़ा, आज तू हमारा फिर समझाइए, समझा दे बनू, कल पूछेंगे सब। रासायनिक समीकरण शिवांश को प्रकार का होता है, हाँ देखो पढ़ा है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, चलो ध्यान से सुनो, एकरा के कोनो संतुलित करे खातिर कोनो हमने भी नियम तरीका नहीं थे। एगो नियम बा, ओकरा के नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के मतलब का कि ओकर वैल्यू रखो, आंसर लावा, समझ गुला। तो कुछ कुछ हम उदाहरण तुम लोग के लिख करके दिखा देते हैं, जैसे मान लो कि Mg बा और प्लस क्या है HCl, रिएक्शन करके इससे क्या बना देंगे MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो जवन जवन में तत्व बा उ लिख ला, तत्व में क्या बा बोला था, एगो ऐसा का बना दिया तत्व, तत्व में बताओ क्या बा, एगो Mg बा, Mg बा, Mg मतलब हाँ, एगो का बा हाइड्रोजन, एगो का बा Cl, एगो है जी चला लिख दिया LHS, एगो लिख दिया RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और एगो तू लोग और तरीका बताए जो में डायरेक्ट मतलब बनावल जा सकता बिना खंदा बनैले, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लो, जेकर आवत होई चाहे नहीं आ रहा होगा, कोई मतलब टेंशन नहीं लेना है। चलो सुन लो, पहले एम मैग्नीशियम देखना है कौगो है, एक, तो LHS में एगो, हेप्राटी मैग्नीशियम कौगो एगो, है हाइड्रोजन कौगो एगो, है हाइड्रोजन कौगो दूगो। अब बतावा है का बा Cl एगो, है ना Cl दूगो। तब बतावा अब तू लोग क्या करे पड़ी, है ना दूगो बा, है ना एगो बा, तो अगर हमें में से 2 से गुना कर देता नहीं, 2 से गुना कर देता नहीं, तो एनियो हाइड्रोजन का हो जाएगा दूगो, एनियो दूगो। तो चलो 2 से तनी गुना करो, तो हाइड्रोजन में है ना, हाइड्रोजन में 2 से गुना करे जी, 2 से गुना कर दो, तो Cl कौगो हो लेने दूगो, तो हमें Cl तो एगो रहा है, तो हमें 2 से गुना हुई तो क्या लेना होगा दूगो, है ना दूगो बैले बात तो हुई गया, समझ में आया। तो देखो मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो, हाइड्रोजन दूगो और क्लोरीन दूगो, क्लोरीन दूगो हाइड्रोजन दूगो, संतुलित हो गया। कितना आसान था ना। चलो हाँ, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, तनी सी भारी आ सकता है, तो हम लोग आसान से सीखना शुरू कर दिए हैं ताकि पता चले ना। चले एगो और हम उदाहरण ले रहे हैं, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, तनी जगह छोड़ के लिखना है, ठीक है ना। Fe प्लस तनी से जगह छोड़ दिया, गुणांक लिखेगा तू, Fe प्लस H2O और रिएक्शन करके बनाएगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो अब एक क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें ये दिखना है कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं बिना खंदा बनैले, कैसे डायरेक्ट हम लोग संतुलित करके लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेगा, 2 नंबर का आता है। तो सुन लो, अब तू लोग एक बात बताओ था, सबसे पहले हमें देखना है कि बड़ा यौगिक कौन है, चाहे अभिकारक चाहे प्रतिफल में, बड़ा कौन बा
है ना है। हम बताओ तो एफ को बा 3 गो। ये जब संतुलित करिए तो कैसे करेगा बा? पेंसिल से। कैसे कि मत मान के चलिए जो हम लिख रहे हैं सही लिखा जाएगा, गलती हो सकता है। तो एफ को बा 3, तो है जी कि 3 से अगर गुना कर देंगे तो एफ को हो गया 3। तो एगो तो काम हमने मैंने फरिए नहीं जा। अब ऑक्सीजन है को है 4 है ना, ऑक्सीजन एक है ना है। तो 4 से अगर गुना कर दो जी तो ऑक्सीजन 4 गो हो गई है ना, ऑक्सीजन 4 गो बोले बा ठीक बा। अब हाइड्रोजन के बारे में क्या कह चाहता है बोलो? 8 गो है ना, तो 2 गो है। तो है जी कि 4 लिख देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, तो डायरेक्ट बन गया अच्छा से। तनी तनी बुझाने लगा। चलो और 2-3 गो हम लोग ऐसा के कर रहे हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। जैसे Al प्लस H2SO4 एगो लिख रहे हैं Al प्लस H2SO4, और ये रिएक्शन करके Al जो है SO4 से रिएक्शन करेगा, AlSO4 करेगा और होल 3, और प्लस क्या करेगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अच्छा ये कैसे हमारा पता चल जाता है कि ऐसा ही बनेगा ना है वाला? तो एक हम तुम लोग फ्लैश बैक में चले पड़ी और चल लिया चलता नहीं। देखो एक में बड़ी लंबा चौड़ा कहानी बा। एक में देखो क्या बढ़ू है, एल्यूमिनियम जो बा हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव होने के कारण इसको क्या कर देगा, हटा देगा। तुरंत हमने पड़ेगा बा तो इसको हटा देगा और एल्यूमिनियम कब से रिएक्शन करेगा SO4 से। तो देखा एगो बढ़ू है एल्यूमिनियम आ एगो बा SO4। चला अब देखो तुम लोग बताओ तनी एल्यूमिनियम के संयोजकता कितना होला 3, और सल्फेट के कितना होला 2। और है जी कि हम गलती कर दिल बनी एगो बताओ का Al2 समझ में आ गया, Al2SO4 होल ट्वाइस। अब सुना है जी कि देखा एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 और ये सल्फेट है इसका संयोजकता 2। SO जो रहेगा तो वो बड़का रहेगा, वो क्या रहेगा बड़का, और नीचे क्या रहता है 4। इसमें ये जुड़ जाता है और इसमें ये जुड़ जाता है, और इसको हम लोग अणुसूत्र का बनना कहते हैं। 9 क्लास में के बारे में बहुत पढ़े रहे। बोलो तो ये क्या हो जाए Al में 2 जुड़ी तो क्या हो जाएगा Al2, SO4 है SO4, तो इसमें हम 3 लिख दें नहीं, इसको हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और चला ब्रैकेट लगा करके तब लिखेंगे। जब भी दो यौगिक के सॉरी दो इसमें तत्व या 2 को से अधिक रहेगा तो उसमें ब्रैकेट लगा करके हम लोग उसके बेस में लिखते हैं। तब तो लोग बुझा गुल के SO4 कैसे हो खेला। और इसमें से हाइड्रोजन गैस कम रिएक्शन होने के कारण उसको क्या कर देगा, हाँ मैंने कब रिएक्टिव होने के कारण। अब इसको मेन काम है संतुलित करना, और यही सिखा करके आप लोग को क्लियर कर देंगे। सबसे पहले देखो बड़ा यौगिक कौन बा, है क्या है ना है, अरे हो सकता है कौन मान लो जिसे हमें देखा एल कोक बा 2 गो है जी एल कोक बा, तो जी क्या करेंगे 2 लिख दो, एगो तो काम बुझा गुलू 2 लिख दिए एल के काम फरिया गया। उसके बाद देखो एस कोक बा 3 गो, एक बेस में 3 लगा है, अच्छा ब्रैकेट लगा है तो ये पूरा के साथ में 3 बा। तो बताओ सल्फर को है 3 है ना, सल्फर को एक है तो 3 से जी गुना करेक्ट पड़ी ना। तो ले देखो सल्फर तो हो गल 3 गो है ना, सल्फर तो 3 गो हो गल, ऑक्सीजन को हो गल 3 चौके 12, ऑक्सीजन 12 गो बा, तो ऑक्सीजन 4 गो 3 गो चरती हैं ऑक्सीजन के तो काम पर यही गई। अब बोला का बा हाइड्रोजन, है में हाइड्रोजन को गो बा 6 गो है ना, को गो तो का लिखे पड़ी 3 दूनी 6 संतुलित हो गया। तो देखो एक बार में संतुलित हो जा रहा है। और कैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा का कम से कम 20 गो प्रैक्टिस करवा बन जाए। और ये कहाँ मिले ऐसा, तो मोबाइल पे खोज सके आना तो हम तुम लोग के भेज दे, ठीक बा ना, जौना से संतुलित करके प्रैक्टिस कर लेबो बन जाएगा। एगो 2 गो फिक्स है मतलब एग्जाम में आएगा ये वाला। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब तनी हमने के आगे बढ़ जाओ। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। अब अधिक उपयोगी कैसे बनेगा तो बता दे रहे हैं। देखो अगर अभिकारक या प्रतिफल में, अभिकारक या प्रतिफल में जो ठोस पदार्थ है ठोस पदार्थ के साथ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एस लिख देंगे। समझ गुलो। देखो तो अभिकारक या प्रतिफल में ठोस पदार्थ के साथ क्या लिखेंगे एस, उसके बगल में एस लिख देना। इससे पता चलेगा कि एस मतलब होता है सॉलिड,
एस मतलब क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस। तो जब ठोस अवस्था में रहेगा तो उसके ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे। बच्चों अगर मान लो कि द्रव अवस्था में है, द्रव पदार्थ अगर रहेगा, द्रव अवस्था लिखा जाए, द्रव अवस्था में रहेगा तो बताओ क्या लिखेंगे? द्रव अवस्था के साथ इसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, ये चलते एल लिखेंगे। बुझा गया? अब देखो अगर गैस रहेगा, गैस, तो गैस के साथ, गैसीय अवस्था के साथ या गैस के साथ हम लोग जी लिखते हैं। अगर बच्चों बिलियन रहेगा, क्या रहेगा? बिलियन। तो बिलियन के साथ बताओ क्या लिखते हैं? हाँ, ए क्यू लिखते हैं, एक्वा होता है, ठीक है ना, ए क्यू। चलो बिलियन के साथ क्या लिखते हैं? ए क्यू। तो अच्छा से ये बुझा गया? तो ये सब लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण और उपयोगी हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि जो हम पदार्थ लिए हैं वो ठोस अवस्था वाला रखना है कि द्रव अवस्था में रखना है। नहीं बुझाया? चलो एगो दूगो तुले कैसन का बता दे रहे हैं रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। जैसे CaCO3 है, क्या है? CaCO3। अब इसे रिएक्शन करवा करके हम लोग क्या बनाएंगे? CaCO3। इसके ब्रैकेट में एस लगा दिया, मतलब क्या है? सॉलिड अवस्था में। ये क्या है? सॉलिड अवस्था में है। और यहाँ पर अब देखो, जब ये टूटेगा तो ये चला कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कली चूना बोलते हैं, जो हम दुकान से हम लोग कीन के लाते हैं चूना पेंट करने के लिए। बताओ सॉलिड रहता है कि लिक्विड की गैस? सॉलिड। तो यहाँ पर सॉलिड लिखे। अच्छा कैसे बुझाएगा कि हम सॉलिड लिखे? तो जब रिएक्शन करवाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे जाकर के, कहाँ पर? लैब में। तो वहां पर ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए। क्या किए? गर्म किए। तो जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, समझ गया? और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो ये वाला बतिया के लिख देंगे, और लिखने के बाद ये CaO को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख करके एस लिख देंगे। तो जो दूसरा आदमी ये पढ़ेगा बाद में ना, तो उसको पता चलेगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है सॉलिड रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है? गैसीय अवस्था में होता है। चलो बुझा गया कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित माने और उपयोगी बना सकते हैं? तो प्रतिफल और अभिकारक के साथ ठोस के लिए एस, द्रव के साथ एल, गैस के साथ जी, और विलयन के साथ ए क्यू लिख करके। चलो आधा लगभग हम लोग खत्म कर दिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। और चला यहाँ से अब हम लोग का शुरुआत होता है सफर खतरनाक वाला। इससे पहले जितना था सब क्या था? भूमिका सब था। अगर पहले कुछ ना तो ऐसा ही होता रहा है। अब मेन यहाँ से शुरू हो रहा है, फिल्म शुरू हो रहा है। देखो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यही सब आप लोग से पूछा जाता है और आप लोग बता नहीं पाते हैं ना। बार बार याद करने के बाद वो भूल जाता है, तो फिर एक बार याद कर लो, जाओ बार बार याद करो, भूलबे ना करो। याद करके एक तरीका बा कि बार बार याद करो, एक अलावा कौन दूसरा तरीका नहीं के जब नहीं के याद हो। तो चलो हमने के अब ये पढ़ना है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब टूटना, चाहे अपघटन मतलब टूटना। तो जब देखिए कोई बड़े यौगिक क्या होता है, छोटे छोटे तत्वों या यौगिकों में टूट करके नए पदार्थ का और भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं ना हो। अच्छा ये में छूट गया है क्या? संयोजन वाला छूट गया है। तो पहले वियोजन पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद संयोजन पढ़ लेंगे। पहले संयोजन बता दें, तो चलो संयोजन लिख दे रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया, चलो देखो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग, हाँ लिख लो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल, एकल लिखेंगे यहाँ पर, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके यहाँ पर तत्व या यौगिक। अच्छा पदार्थ में क्या रहेगा बताइए? तो
पदार्थ में क्या रहेगा, तत्व या यौगिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। चलो, जैसे तुम लोग के हम उदाहरण बता दिए थे, इसमें दो गो छोटे छोटे तत्व रहेगा या यौगिक भी रह सकता है, और क्या करेगा, एकल यौगिक का निर्माण करता है। जैसे मान लो CaO है, CO के हटावा, जैसे H2 हो गया प्लस Cl2 हो गया, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा बोलो तो, HCl बनाएगा। और एक चला बताओ क्या है, H2 प्लस O2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2। इसको संतुलित आप लोग कर लीजिएगा, 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे, संतुलित हो जाएगा ना। तो देखो, तो इसका गुण अलग रहेगा और इसका गुण अलग रहेगा। अच्छा, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह संयोजन अभिक्रिया है, आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो याद करना कि जब उत्पाद में केवल एक दिखेगा है ना, बीच में प्लस माइनस नहीं रहेगा, उसको क्या कहोगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहचान में आ जाएगी कि नहीं, बुझा जाएगा ना। चलो, जैसे अब एक उदाहरण लिख दे रहा है, जो तुम लोग के एग्जाम मतलब सही थी ऑप्शन में दिले बा। एगो और लिख लो, Mg प्लस O2, बोलो क्या बनेगा, MgO। अच्छा, ये बताओ तो कैसा अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है, संयोजन। संयोजन का देखो क्या पहचान है, तो इधर केवल एकल यौगिक रहेगा, उसको संयोजन अभिक्रिया का देना बिना सोचे। बोलो बुझा गया कि ना, एगो खाली है ना दिख जाए, है ना, दूगो चाहे दूगो से बेसियो लोग जाए, है ना, एगो दिखेगा, संयोजन बिना सोचले। संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। काम खत्म। संयोजन हमारे लागत तक तुम लोग याद कर लिया। अब चलो, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो यौगिक के एक बड़े अणु के टूटने से दो छोटे छोटे तत्व या यौगिकों का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया तुम लोग आसान से याद कर लो, जिसमें यौगिक बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक, देखा, जिसमें यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है। सरल यौगिक का निर्माण होता है, जिसका गुण, बतियाओ मत, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। और आधा घंटा क्लास चलेगा लगातार, उसके बाद पानी वानी खाती तनी सी छुट्टी मिल जाए, उसके बाद हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ में क्या बता देंगे, 4.3 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। चलो देखो, ये क्या है, जिसमें यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझा रहे हैं, देखो CaCO3 है ना,
ये वो एकल यौगिक है, अभी टूट जाएगा और टूट के क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो देखो तू लोग बताया था वियोजन अभिक्रिया के पहचान, जब अभिकारक में एक होके अहन दूगो चाहे दूगो से अधिक में टूट जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन को डायरेक्ट विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया, ना बुझाई, बुझा गया। देखो जब ए प्लस एगो टूट करके आई साइड दूगो हो जाए तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहेंगे, संयोजन या संश्लेषण जब है ना दूगो और प्लाटी एगो के, जैसे देखा है प्लाटी दूगो है प्लाटी एगो, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, तो इसको हम लोग संश्लेषण लिखे हैं कहीं, हमारा लग रहा है संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया इसको कहते हैं। याद रहेगा ना, समझ में आ जाएगा। चलो याद होगा कि नहीं पहले बोला ना, तो फिर खाली हम बोल देते हैं। देखो जिसमें यौगिक के बड़े अणु, ये बड़े अणु है यौगिक अणु, एगो देखो एगो तात्विक अणु होता है, एगो यौगिक अणु होता है। कैसे जानबो कि कौन तात्विक अणु है कौन यौगिक अणु है, तो यौगिक अणु में दूगो से अधिक इसमें क्या रहता है, दूगो चाहे दूगो से अधिक इसमें तत्व रहता है, ना बुझाइल। इसमें क्या रहता है, दूगो चाहे दूगो से अधिक तत्व रहता है। जबकि तात्विक अणु में क्या होता है, तात्विक अणु में क्या रहता है, जैसे एक ही परमाणु के दूगो चाहे दूगो से अधिक तत्व रहता है, जिसे H2 लिख देनी चला। अब बताओ S8 लिख देनी, क्या कहेंगे, यौगिक अणु कहेंगे कि तात्विक अणु कहेंगे, तात्विक। जब दूगो चाहे दूगो से अधिक इसमें तत्व है तो उसको क्या कहेंगे, यौगिक अणु। बुझा गुलो, यौगिक अणु चिन्ह बा, ठीक बा। जिसमें यौगिक बड़े अणु टूटने से क्या होता है, टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है। तो यह भी यौगिक है, यह भी यौगिक है। जरूरी नहीं है कि यौगिक में ही टूटेगा, यह तत्वों में भी टूट सकता है, और टूट करके ऐसा बनाएगा जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। तो इसका गुण दूसरा रहेगा और इसका चला गुण दूसरा होगा। समझ गुला। चला अब तनी से और बचा हुआ है विद्युत अपघटन। इसमें भी देखो क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, अपघटन मतलब टूटना, लेकिन ऐसे नहीं टूटेगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब। समझ गए लोग। तेजी लिखेंगे कुछ यौगिक के जलीय विलयन, कुछ यौगिक के जलीय विलयन, बतियाओ लोग मत, कुछ यौगिक के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, चालन करता है, चालन करते हैं लिख दो, चालन करते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, याद कर लिया, धातु कैथोड पर, धातु कैथोड पर तथा अधातु एनोड पर, कहाँ, अधातु एनोड पर मुक्त होती है। चलो जिसे देखा, अब हमने क्या जलीय विलयन ले लो जाओ। कैसन जलीय विलयन हो, जैसे जगह को नीमक घोरला, कोनो बर्तन हो गया और इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, NaCl माने नमक, और नमक और साथ में पानी हमें डाल दो, इसमें हम लोग पानी डाल दिए। अब में क्या करेंगे ना कि दूगो इसमें क्रोड लगाएंगे, क्रोड मान जान लो क्या वाला, एक दूसरा रंग से दर्शा देता नहीं। चलो इसमें दूगो हम लोग कुछ, हाँ अगर में धातु के दूगो प्लेट जैसा लगा दो, ठीक बा। इसमें क्या करेंगे ना कि विद्युत धारा, इसमें हम लोग विद्युत धारा जोड़ देंगे, इसमें विद्युत धारा जोड़ देंगे। और जैसे जोड़ेंगे तो एगो मान लो जो रहेगा, एगो प्लस चार्ज रहेगा, एगो पर क्या रहेगा प्लस चार्ज, एगो पर माइनस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज रहेगा उसका नाम कैथोड, जो ना पर माइनस चार्ज रहेगा उसका नाम एनोड। तो बताओ जो धातु रहेगा ये नहीं क्यों ना पा जाए, हे पा जाए, Cl क्यों ना पा जाए, इस पे आ जाएगा। समझ गया। तो विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको हम लोग क्या कर देंगे,
इसको विघटित कर देंगे, अलग अलग तोड़ देंगे। तो चला देखा एक में क्या हुई, NaCl है तो इस पे लिख देंगे विद्युत धारा। क्या करेंगे, विद्युत धारा। ऐसे मतलब क्या पता चला कि NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है, तो यह Na प्लस Cl में टूटेगा, यह माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो कुछ ऐसा रहेगा। अब बताओ तो नीमक के जलीय विलयन विद्युत के चालन नहीं करेगा, बहुत तेज लाइन मारता है इसमें। चला एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। बहुत आसान है। एकल विस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को पता होगा क्या होता है। जब अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है ना। लिख लो, जब अधिक क्या हुआ है, तू कहाँ बोल रहा है कुछ ना, प्रिय कुछ दूसरा पता चला है, यही चलती बार बार हंस रही है। अच्छा, अब वो क्या करेगा बेचारा आपने, शिवांश को दे देंगे अभी ढेर होमवर्क। शिवांश का लो होमवर्क बना लो बड़ा साचू के, तो मैं आगे कहानी को बनावा, किताब निकालो तो। आज लोग छुट्टी ना हुई, छुट्टी ना हुई लोग को। तू एजर हजबा, एजर हजबा रहो। देखो जी, जब अधिक, अरे शुरू में इसके क्या लिखेंगे, शुरू में वह अभिक्रिया लिखा है। चलो देखा, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, बतियाओ मत, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, परमाणु या परमाणुओं के समूह को, परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित, विस्थापित कर दिया जाता है। दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो सुनो, सबसे पहले एक हमने क्रियाशीलता श्रेणी पता होगी चाहिए कि सबसे ऊपर कौन कौन होता है। तो आप लोग को तनी तनी पता होगा। सबसे पहले बोलो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ना हो, और उसके बाद नहीं, एल्यूमिनियम के बाद होता है और कुछ कुछ। चलो देखो, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद देखो बेरियम भी है, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम लिखे है, कैल्शियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। चलो ऐसे ही आएगा, और लास्ट में क्या होगा, Ag, Pt और Ae।
AG PT AU AG लिखा जाए। चलो, ऊपर से ये क्रियाशीलता श्रेणी है, तो हम कब कब लिखेंगे आगे चैप्टर में एक बारे में पढ़ेगा, ठीक है ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं ले हैं। एल के बाद मैंने ढेरे कहता ना लिखेंगे ना, चाहता लिख दी, किताब में देख लिया, किताब में लिखल बा। आगे बढ़ के देखो, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। अगर इसको हम लोग आसान भाषा में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलो। अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दिया जाता है उसके विलयन से। चलो फिर से हम बता देते हैं, देखो, अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित मतलब अलग कर दिया जाता है, उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या रही है, चलो देखो, भाई बोला क्या है, Fe प्लस Fe, इसमें CuSO4 मान लो हम लोग डाल दिए। ये जानते हो किस रंग का होता है, नीला रंग का, CuSO4। इसका रिएक्शन हम करवाए हैं, Fe प्लस CuSO4। तो चला, जब हम लोग लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, अपने जाकर रिएक्शन कर लेता है। तो बताओ क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। और ये जो रहेगा ना, तो ये चला नीला रंग का होता है, इसका नाम बताओ तो क्या है, कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है, FeSO4 आयरन सल्फेट। Fe माने आयरन, SO4 माने सल्फेट। इसका रंग जानते हो कैसा होता है, हरा सूर्यपंखी कलर का। तो देखो, अब ये कह रहे हैं कि कैसे पहचान एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन है, तो बता दें, हेनियो दुगो रहेगा। आए में से एगो कोनो का स्थान बदल रही, हेम के छोट का जाके हमें बड़का में मिल गई, अब बड़का हट के अलग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। नहीं बुझाएगा, देखा, हेनियो दुगो में तो सब में तो देखते रहा कि टूट के कोनो एगो बनत रहा, आ कोनो अलग अलग दो भाग में। इसमें क्या रहेगा कि दोनों तरफ रहेगा दू गो, लेकिन एगो जैसे Fe बढ़ुए तो SO4 से जुड़ जाए, Cu का हो जाए अलग हो जाए। तो इसको हम लोग बताओ क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया पहचान में आ जाएगा, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो देखो आसान, ये हम लोग उदाहरण से समझ रहे हैं। किसी अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा किसी यौगिक से कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया करते। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया तू लोग अच्छा समझ उला, याद कर लो बनुकाल। चला आगे बढ़ा जाए, और चला इसके बाद देखो क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग कभी कभी देखते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी लिखता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी लिखता है इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसका नाम लिखा था है कहीं कहीं। द्वि मतलब दूगो, विस्थापन मतलब अलग होना, ठीक है ना। तो जिसमें क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसे आसान भाषा में हम लोग समझें, जैसे देखो जी कि AB बना, जैसे देखो जी का हो गया AB और जी का हो गया CD। तो देखो का करेगा, ये जोन बढ़ुए शुरू में बना तो एक पर प्लस चार्ज रहता है, और ये बाद वाला में क्या है, माइनस चार्ज। तो ए जोन बढ़ुए D से रिएक्शन कर ली, आ बी जोन बा निगेटिव चार्ज बा, हमें के सी जोन बा पहले बा, एक पर क्या रहेगा, धन आवेश। तो ये कौन से रिएक्शन करेगा, सी से। कुल मिला के यहाँ पर चला AD आ प्लस क्या बनेगा, BC। तो देखो ये आयनों का आकार कर देगा, पहले का चौथा से और दूसरा का तीसरा से, ये एक यौगिक बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, द्विविस्थापन पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि एनिया जोन रहेगा ना, तो उसमें दूधू को रहेगा, हेजिको दूधू को, और जोन बनेगा वो पलाटी दूधू को। लेकिन अब नया नया दूसर बन गया रहेगा, पहचान जाएगा लोग। चलो इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए।
जिस परमाणु में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान करके और नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। देखो, उभय विस्थापन अभिक्रिया में, उभय विस्थापन अभिक्रिया में, उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब, हाँ, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ तो? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखा, AgNO3 प्लस BaSO4, AgNO3 प्लस AgNO3 के NaCl से रिएक्शन करवा दो जाओ, तो बताओ तो क्या बनेगा? AgNO3 को अगर NaCl, ये सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, इसको अगर सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? Ag जो है Cl से रिएक्शन करके AgCl बन जाएगा, और प्लस Na जो है NO3 से रिएक्शन करके NaNO3 बना लेगा। तो देखो तो Ag जोन बढ़ुए कौन से जाके मिल गुल? Cl से, आ जोन NO3 जोन भाई कौन से मिल गुल? Na से। तो ये जोन शुरू में रहला प्लस रहला, बाद में जो रहला माइनस रहला, तो ये चलते NaNO3 लिखाई, AgCl लिखाई, कि Cl Ag लिखेंगे, AgCl ना। तो ये तो लोग समझ में आ गया कि NO दुदुक रहेगा, हेनियो दुदुक रहेगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो उसके बाद देखो, बहुत आसान बात, अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण अभिक्रिया से पहले हमने के अवक्षेप के बारे में पढ़े पड़ी, अवक्षेप के बारे में। और अवक्षेप के बारे में पढ़ल बहुत आसान बात, बोला कैसे? अवक्षेप के ले लो उनका प्रश्न, वही से पागल बनाता है, कौ पागल बना दिया है शिवांश। एक दिन फेंक के कह रहा है सर आपका पैसा गिरा है, हम कह दिए मेरा नहीं है, तो फिर बोला कि हम सर पागल नहीं बना पाए। कैसे हम जानते थे कि ऐसा ही कह सकता है। शिवांश एक दिन असली गिराक चेक करिए था, तब हम कह देंगे कि मेरा नहीं है। चलो देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया में हम लोग को क्या जानना है? सबसे पहले बोला अवक्षेप के बारे में, और अवक्षेप के बारे में तू लोग के समझा देता नहीं। जैसे धूल माटी धेरे बा, क्या बा? धूल माटी। और धूल माटी को क्या करेंगे बोलो? पानी में घोर दो, और कुछ देरी के बाद देखेंगे जितना धूल माटी है कहाँ चल जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो जो ठोस अवस्था में उसमें से अलग हुआ, पृथक हुआ, चला उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। न बुझाया? अगर जल्दी देखेगा तो क्या करबो? बालू ले लो धूल के जगह पर, और पानी में घोर दो, बालू तुरंत बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा? अवक्षेप का निर्माण हो जाएगा ना। हो तो तू लोग बताओ, अवक्षेप समझ गुला कि ना? है अवक्षेप चाहे तो नीचे भी बैठेगा, चाहे ऊपर भी बैठ सकता है। अब कहब कि कैसे? तो कब सुन ला, दूध जौन बड़ुए वगैरह के जमा के हमने क्या कर ले जा, दही बना दे जा, और वो दही के एक दो दिन रोक करके और फिर उसको हम लोग उसको क्या करते हैं? मंथन उसका करते हैं। अब केंद्रीकरण साइंस की भाषा में वगैरह कहबा, वगैरह में मथे वाला रहता है, दाल इथी वाला है ना नो, हाँ। तो उसको हम इथी करेंगे तो उसमें से सॉलिड टाइप का ऊपर निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ क्या कर रही हो? अच्छा बैठो।